हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक जिस्म की तरह होता है, जिसमें रेजिस्टर उसकी हड्डियां हैं तो कैपेसिटर उसके नर्व्स। लेकिन उस जिस्म को जान देने वाला दिल सिर्फ एक ही होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और दिल की तरह इसके भी अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो कभी उसकी ताकत बन जाते हैं तो कभी उसकी कमजोरी। तो चलिए आज हम खोलेंगे इस दिल के कुछ राज। दोस्तों, जब भी हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की दुनिया में कदम रखते हैं तो एक बात हमेशा याद रखनी पड़ती है। थ्योरी का ओपेम का रियल वर्ल्ड का ओपेम दोनों एक जैसे नहीं होते हैं। प्रैक्टिकल ओपेम और थ्योरेटिकल ओपेम में बहुत फर्क होता है, और इसी वजह से आज का लेक्चर है इसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैक्टिकल ओपेम, जहां हम जानेंगे वो हिडन सीक्रेट्स जो एक ओपेम को असली दुनिया में डिजाइन करने लायक बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपन लूप गेन की। ये एक ऐसा पैरामीटर है जो बताता है कि बिना फीडबैक के ओपेम इनपुट सिग्नल को कितना एम्पलीफाई करेगा। और सुनो, यह वैल्यू छोटी मोटी नहीं होती। क्या तुम सोच सकते हो एक ओपेम का ओपन लूप गेन 10,000 से लेके 10 लाख तक हो सकता है? हाँ दोस्तों, एक छोटी सी वोल्टेज भी इतना एम्पलीफाई हो जाती है जैसे एक फूंक से चिंगारी भड़क गई हो। अब बात करते हैं इनपुट इम्पीडेंस की। प्रैक्टिकल ओपेम का इनपुट इम्पीडेंस होता है बहुत ही हाई, और इसका फायदा क्या है? ये एश्योर करता है कि इनपुट करंट बहुत कम हो और सर्किट के पहले स्टेजेस डिस्टर्ब ना हो। समझ लो, कहीं एक हॉल में प्रोग्राम चल रहा हो और एक अचानक से वीआईपी गेस्ट की एंट्री हो जाए, और वो एंट्री इतनी क्वाइटली हो कि जो प्रोग्राम चल रहा है वो डिस्टर्ब ना हो। दूसरी तरफ है आउटपुट इम्पीडेंस। ये होता है लो, क्योंकि ओपेम का लोड ड्राइव करना होता है बिना पावर लूज किए। सोचो, एक स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड हो जो लोड उठाता है और फिर भी अपनी एनर्जी बनाए रखता है। वही रोल प्ले करता है ओपेम का आउटपुट इम्पीडेंस। अब चुपके से एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, इनपुट बाइस करंट और ऑफसेट वोल्टेज। ये दोनों होते तो बहुत छोटे हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ला देते हैं। बाइस करंट मतलब वो छोटी सी लीकेज जो इनपुट टर्मिनल में चली जाती है, और ऑफसेट वोल्टेज मतलब इनपुट जीरो होने के बाद भी आउटपुट में थोड़ा सा वोल्टेज आ जाना। बस जैसे हीरो सीधा है लेकिन थोड़ा सा उसमें एटीट्यूड आ गया हो। इस सर्किट में ये बाइसिंग करंट है, एक इन्वर्टिंग पार्ट पे लगा हुआ है और एक नॉन इन्वर्टिंग पार्ट पे लगा हुआ है। यहाँ से आउटपुट वोल्टेज की अगर वैल्यू निकालनी हो तो वो होती है आर एफ इंटू आई बी, जहाँ आर होता है किलो ओम और आई बी होता है जो एम्पेयर में है। तो यहाँ से हमको मिल जाता है मिली वोल्ट। तो यहाँ से आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू हमको मिलती है मिली वोल्ट में। इस सर्किट में हमने एक यहाँ बाइसिंग करंट लगाया है और एक यहाँ बाइसिंग करंट लगाया है। ये है हमारा रेजिस्टेंस, ये है फीडबैक रेजिस्टेंस। देयर इज बाइसिंग करंट इन ओपैम्प IB minus equal to IB plus, that is equation 1. So there will be same output in absence of input. बाइसिंग करंट के कारण हमको जो आउटपुट मिलता है V out इक्वल टू होता है RF इंटू IB। ये हम इनपुट नहीं दे रहे हैं फिर भी हमको आउटपुट मिल रहा है। इसको हम मानेंगे इक्वेशन 2, और इसको हम रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करने के लिए हमको एक अगर रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जिसको हम कहेंगे R कंपनसेशन। टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ इनपुट बाइस करंट, ए रेजिस्टेंस R कंपनसेशन कनेक्ट टू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल सच दैट आउटपुट शुड बी 0। तो इसके हमने नॉन इन्वर्टिंग पार्ट पर एक कंपनसेशन रेजिस्टेंस लगा दिया, तो उसके कारण यहाँ एक वोल्टेज डेवलप होगा, वोल्टेज ड्रॉप डेवलप होगा। उसको हमने नाम दिया V1। अगर ये V1 है तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से यहाँ भी V1 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से करंट IB की वैल्यू निकाले तो वो निकलेगी 0 माइनस V1 अपॉन R कंपनसेशन। यही तरीका था निकालने का।
तो यहाँ से आई बी की वैल्यू आई 0 माइनस V1 अपॉन आर कंपनसेशन एट नॉड पॉइंट ए। यहाँ हमको गेन मिलता है। तो जब हम यहाँ किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं तो होता है वो इनसाइडिंग करंट इक्वल टू आउटसाइडिंग करंट। तो यहाँ इनसाइडिंग करंट है I1, ये I1 अंदर जा रही है और IB माइनस बाहर आ रही है और I2 बाहर आ रही है। तो IB माइनस प्लस I2 ये लिख दिया हमने इक्वेशन। तो जब हम इक्वेशन 1 से I1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी, I1 की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 0 माइनस V1 अपॉन R। तो यहाँ लिख दिया हमने 0 माइनस V1 अपॉन R। फिर IB की वैल्यू निकालनी है। IB की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल दी है, 0 माइनस V1 अपॉन R कंपनसेशन, ये लिख दिया 0 माइनस V1 अपॉन R कंपनसेशन। अब I2 की वैल्यू निकालेंगे। I2 की वैल्यू निकालने के लिए हमको V1 माइनस 0 अपॉन RF, V1 माइनस 0 अपॉन RF, ये निकल गई हमारा I2 की वैल्यू। तो जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से माइनस V1 अपॉन R इक्वल टू माइनस V1 अपॉन R कंपनसेशन प्लस V1 अपॉन RF। यहाँ हमने 0 इसलिए लिया है कि हमको आउटपुट 0 चाहिए। ये बाइसिंग करंट की इफेक्ट हमें खत्म करना है। यहाँ से जब हम R कंपनसेशन को इधर ले आते हैं, V1 अपॉन R कंपनसेशन को इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से हम V1 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन R कंपनसेशन इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन RF। तो यहाँ से R कंपनसेशन की वैल्यू आई R इंटू RF अपॉन R प्लस RF। So R compensation connect at non-inverting terminal to remove effect of input bias current। ये R compensation हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो बाइस करंट का इफेक्ट है वो खत्म हो जाए। जब हम ये R compensation लगाएंगे तो हम आउटपुट अगर नहीं देंगे तो हमको, अगर हम इनपुट नहीं देंगे तो हमको आउटपुट भी नहीं मिलेगा। अगर ये R compensation हम हटा देते हैं तो हमको बिना किसी इनपुट के भी आउटपुट मिलता है। अब समझते हैं हम इनपुट ऑफसेट करंट। ओपन के दोनों इनपुट टर्मिनल पर छोटा सा करंट जाता है, इसे हम कहते हैं इनपुट बाइस करंट। ये दोनों टर्मिनल पर करंट जा रहा है, इसको हम कहेंगे इनपुट बाइस करंट। बाइस करंट के कारण आउटपुट में एरर आता है। इस एरर को कम करने के लिए हम एक रजिस्टर लगाते हैं, उस रजिस्टर को हम बोलते हैं आर कंपनसेशन। यह नॉन इन्वर्टिंग पार्ट पर लगता है, लेकिन जैसे ही आर कंपनसेशन को कनेक्ट करते हैं करंट के बीच में डिफरेंस आ जाता है और उस डिफरेंस को कहते हैं ऑफसेट करंट। ऑफसेट करंट। So to remove effect of input bias current, R compensation connect at non-inverting terminal, but due to connecting of R com current become offset, जिसकी वैल्यू होती है I offset equal to difference of biasing current। इसको हम बोलते हैं ऑफसेट करंट। ये दोनों इनपुट और बायस करंट का अंतर है और इसका इफेक्ट आउटपुट पर दिखता है। तो आउटपुट वोल्टेज ऑफसेट करंट की वजह से होता है V out इक्वल टू IOS इंटू RF। ऑफसेट करंट को कम करने के लिए RF को मिनिमम रखना चाहिए, लेकिन अगर RF बहुत कम कर दे तो लूप गेन बढ़ जाता है और उससे इनस्टेबिलिटी आ सकती है। इसलिए प्रैक्टिकली RF को किलो ओम के रेंज में लिखा जाता है। To reduce effect of input offset current, RF should be minimum, but if RF decrease then closed loop gain increase, so RF used in kilo ohm order। इसके बाद आता है एक और पैरामीटर इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज VOS वो छोटा सा DC वोल्टेज है जिसे ओप एम्प के इनपुट पर लगाना पड़ता है ताकि आउटपुट 0 हो सके। ऑफसेट वोल्टेज आमतौर पर माइक्रो वोल्ट से लेकर मिली वोल्ट तक रेंज करता है। ये डिपेंड करता है ओप एम्प की क्वालिटी पर। आइडियल ओप एम्प में
वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट होता है, यानी दोनों इनपुट का वोल्टेज इक्वल, V1 इक्वल टू V2। बट लेकिन प्रैक्टिकली ओपेम में ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। हकीकत में V1 नॉट इक्वल टू V2 होता है। तो इन दोनों में फर्क को हम कहते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, VOS, जिसकी वैल्यू होती है V2 माइनस V1, और इसका इफेक्ट आउटपुट पर एम्पलीफाई होकर दिखता है, और जिसकी वैल्यू होती है V आउटपुट इक्वल टू VOS इंटू 1 प्लस RF अपॉन R। यानी छोटा सा ऑफसेट वोल्टेज भी बड़ा आउटपुट एरर बना सकता है। तो आखिर में सवाल उठता है, इस एरर को कम कैसे करें? इसके लिए ओपेम में ऑफसेट नलिंग टेक्निक यूज की जाती है। एक पोटेंशियल मीटर लगाया जाता है जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर कनेक्ट होता है। इसे हम प्लस माइनस VOS से डिनोट करते हैं, जो एडजस्ट करके ऑफसेट को बैलेंस करता है। तो दोस्तों, ओपेम परफेक्ट नहीं है, उसमें हमेशा थोड़ी सी गलती रहती है, कभी ऑफसेट करंट की तो कभी ऑफसेट वोल्टेज की। लेकिन यही छोटे छोटे एरर बड़ी सर्किट को प्रभावित करते हैं। तो फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया जितनी माइक्रोस्कोपिक है उतनी ही रहस्यमय भी है। तो ऐसे ऐसे कई रहस्य से पर्दा उठाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ स्कैरी फिजिक्स में। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound,